अगर पॉसिबल हो तो आप लोग कैमरा ओपन कर लो बच्चों। अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ओपन कर लो। कोई नहीं है ऐसा? कोई मेरिटोरियस बच्चे लुधियाना, अमृतसर, सांगरूर, ओपन कर लो यार, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सही लग रहा है तो। रुको बच्चे, थोड़ा सा रुकते हैं, एक दो क्लास और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक दो मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक दो मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा रुक, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं कुछ ऐसे, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से आप लोग देखना। क्या सबको स्क्रीन विजिबल है? एक बार देख के बताओ, सभी को स्क्रीन विजिबल है क्या? आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? एक बार ना हैंड रेज करो अगर सबको दिखाई दे रहा है तो। एक बार ऐसे हाथ उठाओ। हाँ बिल्कुल, सबको दिख रहा है। तो मैं बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों आज का जो हमारा क्लास है ना, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस बेसिक्स ही था। और आप सबने बेसिक्स क्लास अपने स्कूल में पढ़ चुके होंगे। तो आओ आगे बात करते हैं इसमें, ध्यान से देखते हैं। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। उसके बाद हम लोग एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, एटॉमिक, एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो बच्चों उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, यह जो चैप्टर है ना, लगभग 6.6% पूरे जेई का वेटेज रखता है। अगर जेई को हम 100% में अगर डिवाइड कर देना, तो इस चैप्टर का अकेले जो वेटेज है बच्चों 6.6% है, ठीक है, 6.6% है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पिछली क्लास का कुछ रिकॉल करा लेता हूँ। क्या करा लेता हूँ बच्चों? रिकॉल ऑफ, रिकॉल ऑफ प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास, रिकॉल ऑफ प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास का हम क्या कराते हैं? रिकॉल कराते हैं। बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था। पहला जो कंसंट्रेशन टर्म क्या था? मोलैरिटी। क्या था? मोलैरिटी, मोलैरिटी। मोलैरिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या था, जरा बताओ? W/mb, ठीक है। सेकंड हमारे पास था बच्चों, जरा ध्यान से देखो, मोलैलिटी, मोलैलिटी। मोलैलिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या था? W/mw। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा, मोल फ्रैक्शन। क्या आता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन। और बच्चों जो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? टोटल रखेंगे, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होता है? 1 होता है। फोर्थ बच्चों जो था हमारे पास, पीपीएम में कंसेंट्रेशन। क्या था? पीपीएम में कंसेंट्रेशन। जिसका भी हमें कंसेंट्रेशन निकालना ऊपर रखो और नीचे क्या कर दो आप लोग? टोटल इंटू आप लोग 100 कर देना, तो क्या निकल जाएगा? पीपीएम में कंसेंट्रेशन। सॉरी, 100 की जगह बच्चों 10 पे पावर 6 होगा, यहाँ पे 10 पे पावर 6 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? क्या स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? एक बार सभी बच्चे बताओ। मैंने अपने फोन में भी लॉगिन किया हुआ तो मुझे स्क्रीन दिख रहा है। मैंने अपने फोन में लॉगिन किया हुआ तो मुझे स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। पीपीएम हो गया बच्चों। इसके बाद आता था हमारे पास नॉर्मेलिटी। मैं यहाँ पे फिफ्थ नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बच्चों, जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वो W/EV होता है, ईवी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कंसंट्रेशन टर्म आएगा तब। अब देखो बच्चों, छठा हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज, W/W। उसके बाद था सातवां परसेंटेज
W बाई V, और 8 नंबर क्या था, परसेंटेज V बाई V, ठीक है, परसेंटेज V बाई V। अभी ना मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूँ, परसेंटेज W बाई W क्या होता है, परसेंटेज V बाई V क्या होता है, और परसेंटेज W बाई V क्या होता है। तो बच्चों इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें भी वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम टर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम टर्म इज, जैसे जहां भी वॉल्यूम टर्म होगा ना, तो वो कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है, डिपेंडेंट होगा। अगर मान लो कहीं भी वॉल्यूम नहीं है तो वो क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास मोलाइलिटी में ना कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। आप लोग परसेंटेज W बाई W में देखोगे कि ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये बातें सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप लोग को ये क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, क्लियर है। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास लास्ट वाला 3 बता देता हूँ, परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई V और परसेंटेज V बाई V। बच्चों यहाँ पे जो पहला होता है परसेंटेज, ध्यान से देखना, पहला बच्चों जो है, अगर मैं परसेंटेज W बाई W की बात करूं तो इसको एक और नाम से बोलते हैं बाई मास। क्या बोलते हैं, बाई मास, या फिर एक और नाम से बोलते हैं इसको बाई वेट। क्या बोलते हैं, बाई वेट। अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, अगर मान लो कि हमारे क्वेश्चन में दे दिया ऐसे, ध्यान से देखना, 40% W बाई W NaOH, इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखो, नीचे लिखो, इट मीन्स ध्यान से देखो, 40 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 40 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये जो आपके पास 40% W बाई W लिखा हुआ ना, तो आप ऊपर वाले W को आप लोग क्या समझोगे, सॉल्यूट का पार्ट है। किसका पार्ट, सॉल्यूट का पार्ट है। और नीचे वाला जो W है बच्चों, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, सॉल्यूशन का पार्ट है। तो इस हिसाब से कभी भी ऊपर आएगा तो सॉल्यूट और नीचे आएगा तो सॉल्यूशन। बच्चों अगर W दिया होगा, W ना, तो W से आप लोग ये समझना किसका मतलब ग्राम है, और V का मतलब क्या समझना, ml है। V का मतलब आप लोग क्या समझना, ml है। तो यहाँ पे आ गया कि 40 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक बार आप लोग इसको लिख लो, इसको एक बार आप लोग लिख लो, लिख लो, लिख लो। या फिर इसको मैं बता देता हूं, अगर हमें परसेंटेज W बाई W काउंट निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आप लोग लिख लो परसेंटेज W बाई W का, लिख लिया आप लोगों ने? एक बार लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट परसेंटेज। देखो परसेंटेज W बाई V की बात कर लेते हैं। तो बच्चों परसेंटेज W बाई V, कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास मान लेते हैं एग्जांपल में, इसको हम लोग इस एग्जांपल में ले लेते हैं कि 40% W बाई V NaOH। बच्चों आप बताओ, W बाई V है तो ऊपर वाला हमारा सॉल्यूट के लिए होगा, और W है तो जाहिर सी बात है ग्राम बोलेंगे, और नीचे हमारे पास वॉल्यूम है तो ये किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए होगा। इसके लिए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, ml बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास 40% W बाई V दिया हुआ ना, इसका मतलब ये है कि 40 ऊपर W है तो 40 ग्राम सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट बच्चों कुछ नहीं है, NaOH है। 40 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन, नीचे वाला V है ना तो ml बोलेंगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारे पास बच्चों 40 ग्राम सॉल्यूट है ना,
वो 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, डिजोल्व है, इसका मतलब यही हुआ। या फिर अगर हम परसेंटेज W/V कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में बच्चों, ग्राम में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारे पास निकल जाएगा परसेंटेज W/V निकल जाएगा। और बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ml में होगा, आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग परसेंटेज V/V। क्या बात करते हैं, परसेंटेज V/V। ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ भी ऐसे लिख लूं, ऊपर वाला फिर से बोलूंगा हमारे लिए किसके लिए आएगा, सॉल्यूट के लिए, और नीचे वाला किसके लिए आएगा, सॉल्यूशन के लिए आएगा। तो फिर से देखो, अगर हम ऐसे बोले तो 40% V/V NaOH, इसका मतलब क्या हुआ जरा बताओ जरा। ऊपर वाला वॉल्यूम है तो हमारे पास ml होगा, नीचे वाला भी वॉल्यूम है तो क्या होगा, ml होगा। तो 40 ml NaOH, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये बातें सबको क्लियर है तो बताओ। या फिर हम लोग परसेंटेज V/V को एक और चीज से बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, ml में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी किसमें बच्चों, ml में, और इनटू आप लोग क्या कर देना, 100 कर देना, तो ये हमारे पास निकल जाएगा। तो फटाफट आप लोग नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ताकि मैं अगले टॉपिक पे चलूं। लिख लिया बच्चों, सबने लिख लिया होगा। आओ एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 20% W/V NaOH change into in molarity, मोलरिटी। बच्चों परसेंटेज W/V दिया हुआ है हमारे पास, इसको हमें किस में चेंज करना है, मोलरिटी में चेंज करना है। और मोलरिटी में चेंज करके आप लोग जल्दी से आंसर फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा। आप लोग जल्दी से आंसर बताओ, इसका कितना आंसर आएगा। बताओ कितना आंसर आएगा। फाइव, कुछ बच्चों का 5 आ गया, और भी बच्चे बताओ, और भी बच्चे बताओ कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व करके बताओ, नहीं हो रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, 5 आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो कि हमारे पास 20% दिया हुआ ना, इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बताओ हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W/mv, W/mv। तो ये बताओ बच्चों, W हमारे पास दिया हुआ 20 ग्राम, M यानी NaOH के लिए होता है 40, और ये दिया हुआ 100 ml। इसको बच्चों लीटर में चेंज करेंगे तो हम ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा आओ अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा। तो हमारे पास जो 5 आंसर आएगा, 5 मोल बाई लीटर, ये हमारे पास मोलैरिटी आंसर आ गया। कुछ बच्चों ने काफी अच्छे से आंसर दिया है,
तो ठीक है, अब बच्चों हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है ना, जरा ध्यान से देखो, अगला चैप्टर बच्चों हमारा स्टार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या स्टार्ट होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? किसी एटम का स्ट्रक्चर। तो हम इस पूरे चैप्टर में ना एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम दिखता कैसा है, कैसा होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उसमें, ठीक है। तो आओ इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले जरा ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो हम कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं, ये आयरन हो गया, ये सिल्वर हो गया, और भी एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम हमने ले लिया, ये ऐसे ले लिया। अब मैंने ना सबसे पहले इसमें आयरन के एटम को उठा लिया, आयरन आयरन को ऐसे उठा लिया। मान लो इतना बड़ा आयरन है। अब हम क्या किए, इस आयरन को हैमर से तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, बहुत ही ज्यादा इसको तोड़ा कि आयरन क्या हो गया बच्चों, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया? टूट गया, ये टूट गया, दिख रहा है टूट गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे से आयरन के पार्ट को भी उठा ले रहे हैं, ऐसे उठा लिया हमने। फिर से इस पे हैमर चलाया, हैमर चलाया, हैमर चलाया। बच्चों अभी आप लोग इसको लिखना मत, आगे मैं लिखवाऊंगा, बस मैं बता रहा हूँ। ये जो छोटा वाला आयरन है और भी छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। फिर से मैंने एक छोटे से पार्ट को उठाया, अब उसको तोड़ रहा हूं तो वो टूट नहीं रहा है। उसको तोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, वो टूट नहीं रहा है। हमने एक आयरन लिया, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, उसको इतना तोड़े, फिर उसके छोटे से पार्ट को ले लिया, उसको भी तोड़े। अब एक ऐसा छोटा सा एक पार्ट बना ना, जो दोबारा उसको तोड़ना है तो टूट ही नहीं रहा है। तो उसी छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? जो फिर से दोबारा ना टूटे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एटम बोलेंगे। तो क्या आप सबको पता चल गया क्या एटम क्या होता है? किसी भी मेटल या फिर किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो दोबारा नहीं टूटता है, फर्दर डिवाइड नहीं होता है। सबको क्लियर है बातें? एक बार बताओ आप लोग, सबको क्लियर है? अरे क्लियर है ना? क्लियर है। तो ये बताओ कि ये हमारे पास आयरन को तोड़े तो आयरन का एटम आया, ऐसे ही सिल्वर को तोड़ेंगे तो क्या होगा? सिल्वर का एटम होगा। एल्यूमिनियम को तोड़ूंगा तो एल्यूमिनियम का एटम होगा। यानी जिसको तोड़ूंगा उसी का एटम हमें मिलेगा। ये बातें सबको क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए सभी एटम, जो सभी एलिमेंट्स के अलग अलग एटम होते हैं ना, उनका वजन अलग होता है, उनका हर एक चीज अलग होता है। अब फिर से एक बात जरा सुनो, ये जो एटम होता है ना, एटम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फर्दर ना किस चीजों से मिलके बना होता है, जरा बताना आप लोग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलके बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना था? न्यूट्रॉन। यह जो हमारे पास एटम होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसी को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब जरा ध्यान से देखना कि हमारे पास यह एटम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, एटम है। अब बच्चों जो यह एटम है ना, बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में बच्चों होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो किनारे किनारे होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। ये बातें सबको क्लियर है? बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और किनारे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहता है। तो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो जरा आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। बताओ आप लोग क्या होता है? चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ बच्चों, पता है आप लोग को या फिर नहीं? इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। और भी बच्चे बताओ, और भी बच्चे, और बच्चे बताओ, और बच्चे बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना।
आप लोग ये चीजें याद कर लो, कभी नहीं भूलेगा। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है उस पे, ध्यान से देखो। ईंट पर नाच, क्या लिखा है बच्चों, ईंट पर नाच। तो कभी भी आपको इससे नहीं भूलेगा। ई का मतलब आप लोग क्या समझना, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और ट का मतलब क्या होता है बच्चों, थॉमसन, थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। प का मतलब आप लोग क्या समझोगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन। और र का मतलब क्या समझोगे बच्चों, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। र का मतलब क्या समझोगे आप लोग, रदरफोर्ड। यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। फिर से देखो, नो का मतलब होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और च का मतलब होता है बच्चों चैडविक, च का मतलब होता है बच्चों चैडविक। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, जस्ट एक मिनट आप लोग रुकना। तो ठीक है बच्चों, तो ये कभी आप लोग को भूलेगा क्या, चैडविक, 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 ठीक है। चैडविक ये कभी नहीं भूलेगा आप लोग को। बताओ ये कभी आप लोग को भूलेगा, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। इस ट्रिक से याद करोगे ना तो आपको कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चंस आते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, प्रोटॉन का किसने किया था, न्यूट्रॉन का किसने किया था। तो हम लोग के माइंड में तो ये तीनों साइंटिस्ट रहते हैं, लेकिन क्या होता है, भूल जाता है अक्सर। क्या होता है, भूल जाता है। तो अब ये शायद मुझे लग रहा है नहीं भूलेगा आप लोग। भूलेगा बताओ, जस्ट एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुकना। एक मिनट रुको बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोग को कभी नहीं भूलेगा। आई होप सबको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं ना, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो बच्चों जो सबसे ज्यादा फेमस होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चंस वैसे जल्दी यहाँ से आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक ट्यूब था, एक ऐसे ट्यूब था, ट्यूब देखो मैं बना रहा हूँ पे, कॉपी कर रहा हूँ इसी पे। एक ऐसे ट्यूब था, ट्यूब था। अब क्या किया ना, वैक्यूम पंप के हेल्प से इसके अंदर का जो भी वैक्यूम, सब एकदम वैक्यूम कर दिया इसके अंदर को। और इस ट्यूब को ना हम एक बड़े से बैटरी से जोड़ दिया, बहुत ही हाई पावर के बैटरी से क्या कर दिया हम लोगों ने, जोड़ दिया। एक और देखो नेगेटिव वाला चार्ज है और एक और क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखना बच्चों, जब भी बैटरी होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड होगा। ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड बोलते हैं। और ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड बोलते हैं। और मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना, इसके जो पीछे हम लोग वो लगा देते हैं, जिंक ब्लेंड नाम का फ्लोरोसेंस लगा देते हैं, जिंक ब्लेंड नाम का। इसको क्या बोलते हैं, ZNS। जिंक ब्लेंड नाम का क्या लगा देते हैं, फ्लोरोसेंस लगा देते हैं, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस। अब मैं बताता हूँ फ्लोरोसेंस करता क्या है। आप जब रोड पे अक्सर ऐसे चलते होगे गाड़ी वगैरह से, तो देखे होंगे रोड के किनारे पेड़ों पे या फिर कुछ ऐसे लिखा होगा कि चंडीगढ़ 500 किलोमीटर दूर या फिर लुधियाना 200 किलोमीटर दूर, तो वो चमकता होगा, आपको दिखता होगा कि वो चमकता होगा। तो वो किस वजह से चमक रहा है, उस पर फ्लोरोसेंस है। क्या है बच्चों, फ्लोरोसेंस या फिर फॉस्फेरोसेंस है। तो इस पे भी ना एक जिंक ब्लेंड नाम का फ्लोरोसेंस लगा दिया। अब पता है क्या हुआ, जब हाई वोल्टेज से इसको, जब इस वायर क्या बोलते हैं कि इस पे इलेक्ट्रिसिटी दिया गया ना, तो एक रेज इधर से आई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक किरणें आई, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ क्या है बच्चों, एक किरण यानी कि रेज है। इस रे को क्या बोलते थे, कैथोड रे बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों, कैथोड रे बोलते थे। इस रे को क्या बोलते थे, कैथोड रे बोलते थे, ठीक है। तो आओ और भी बात करते हैं इसके बारे में कि हमारे पास क्या होता था।
ये देखो यहाँ पे जिंक ब्लेंड नाम का लगाया गया और ये चमकने लगा। राइट साइड क्या होने लगा, कैथोड के साइड, सॉरी एनोड के साइड क्या होने लगा, चमकने लगा। इसका मतलब यही पता चलता है कि लेफ्ट साइड से कुछ ना कुछ आ रहा है। साइड से बच्चों क्या आता था, लेफ्ट साइड से कैथोड रेज आता था। इससे हमें पता चला कि कुछ ना कुछ है। अभी जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि कैथोड रे के बारे में बता रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला। देखो ये एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसे ही था, कुछ ऐसे ही बना हुआ था। देखो जरा, आप लोग को दिख रहा होगा ऐसे। हाँ, तो जब ये वाली वायर है ना, ये वाली वायर पता है क्या, आप जब ये कैथोड रहे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ झुकने लगा था, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की तरफ करने लगा था। तो देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इस एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट है। पहला देखो, पहला इसमें लिखा हुआ कैथोड रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, या कैथोड से एनोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। कैथोड रेज आर इनविजिबल। बच्चों ये ना रेज दिखाई नहीं देता, ये इनविजिबल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यह एक सीधी रेखा में चलती है। यह एक सीधी रेखा में क्या होती है, चलती है। कैथोड रे क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। और फोर्थ लाइन लिखा हुआ है, जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ना, देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है ना कि यह पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाता है। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकने का बच्चा मतलब यही हुआ ना कि इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाता है, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या झुक जाता है, देखो। तो देखो कैथोड रे जो होता है यह नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बच्चों ये क्या है, पॉजिटिव की तरफ झुक जाता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आई होप सबको बातें मेरी क्लियर होंगी। एक बार लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग इसको, पहले एक बार आप लोग लिख लो इसको। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने, आई होप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। तो अब पता है क्या, इसमें ना जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का जो रेशियो निकालते हैं, इसको बोलते हैं E/m रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों, E/m रेशियो। बच्चों चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है और मास का यूनिट केजी होता है। तो कुछ इस हिसाब से लिख के आया है, तो एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, कभी कभी डायरेक्टली पूछता है तो हमें वो मत हो। ये आप लोग E/m की वैल्यू लिख लो, आप लोग E/m की वैल्यू, आप लोग बस E/m की वैल्यू लिख लो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कर लिया होगा आपने। अब आओ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इस टॉपिक का समरी बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक का समरी क्या है बच्चों, एटम, पहली बात वो वो डिविजिबल है। एटम्स आर डिविजिबल, कितने पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब देखो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, जरा बताओ। 9.1 इंटू 10 पे पावर -1 kg। 9.1 इंटू 10 पे पावर -1 kg, 31 kg। इसका चार्ज कितना होता है बच्चों, चार्ज बताओ जरा। -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम। -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम। अब बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन हमारे पास है, इसका मास कितना होता है बच्चों, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg। या फिर ग्राम में बात करें तो 10 पे पावर -24 ग्राम। अब ऐसे ही बच्चों अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं तो बच्चों जो चार्ज होता है वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन जैसे, लेकिन पॉजिटिव में होता है। 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम। और बच्चों न्यूट्रॉन की बात करूं ना, तो न्यूट्रॉन का जो बच्चों मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, यानी कि 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg।
और इसका बच्चों जो चार्ज होता है ना वो 0 होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप लोग ये चीजें लिख लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है बच्चों, पूछता है। आप लोग ये चीजें लिख लेना, आप लोग ये चीजें लिख लेना। आई होप आप लोग लिख लिए होगे, लिख लिए हो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लिख लिए होगे, लिख लिए होगे। इसको लिखो आप लोग, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लिखो आप लोग। लिख लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट। तो बच्चों अब हमारा है ना कि इस एटम के मॉडल को देख लेते हैं कि इस एटॉमिक मॉडल को किसने किसने प्रेजेंट किया, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट रुको आप लोग। चलो हम लोग एक रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा और भी कुछ देखा जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग बोर मॉडल पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मॉडल, वो एटम दिखता कैसा है, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है थॉमसन मॉडल। बच्चों थॉमसन मॉडल हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल। कई सारे ऐसे साइंटिस्ट है जो अपना अपना मॉडल दिया कि एटम ऐसे दिखता है, एटम तिरछा दिखता है, एटम गोल दिखता है, एटम के अंदर ये चीजें होती हैं। तो ऐसे ही रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया और बोला कि एटम कैसे दिखता है। इसके बाद बच्चों आते हैं नील्स बोर, उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो कई सारे मॉडल्स की बहुत सारी कमियां रही, उसको जो भी कंप्लीट करता गया नया मॉडल आता गया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रदरफोर्ड मॉडल। इसमें बच्चों होता क्या है जरा ध्यान से देखना। इसने एक एल्यूमिनियम की पतली चादर ली। क्या ली बच्चों, एल्यूमिनियम की पतली चादर ली। जरा ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम की मैंने पतली चादर बना लिया। बाहर इन्होंने पता है क्या कर दिया कि स्क्रीन लगा दिया। क्या लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया। और बच्चों ये जो स्क्रीन है ना, इस पे इन्होंने फ्लोरोसेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, फ्लोरोसेंस। यानी फिर से भी वही बातें कर रहा हूँ कि चमकेगा। क्या होगा बच्चों, चमकेगा। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो क्या होगा, चमकेगा, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एक छोटा सा गोल्ड फॉइल लिया, यानी कि गोल्ड की चादर। मैं लिख देता हूँ, गोल्ड फॉइल ले लिया, ठीक है, गोल्ड की चादर। बाहर क्या लगा दिया, एक इन्होंने डिफ्लेक्शन स्क्रीन लगा दिया और इस स्क्रीन पे क्या चिपका दिया, फ्लोरोसेंस चिपका दिया ताकि कुछ भी चमके। अब देखो इन्होंने एक यहाँ पे डब्बा लिया था, यहाँ पे एक डब्बा लिया था। और इस बच्चों डब्बों में ना रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और इस रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल निकलता था। क्या निकलता था बच्चों, अल्फा पार्टिकल का सोर्स था ये, अल्फा पार्टिकल निकलता था। आप बताओ बच्चों, जब ऐसा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे सीधे जाएगा, ऐसे सीधे जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। तो बच्चों जब ये सीधे जाता था ना, तो कुछ ऐसी जो रेस थी ना वो ऐसे निकल गई तिरछा, कुछ ऐसे निकल गई, कुछ ऐसे निकल गई, और कुछ सेम लाइन पे ना टकरा के वापस आ गई। कुछ सेम लाइन पे क्या हो गई, टकरा के वापस आ गई। तो आओ इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है ये। आओ इसके बारे में बच्चों बात करते हैं कि क्या होता है। ऐसा कुछ सेटअप था। एक बार ये सेटअप आप लोग बना लो, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बार ये सेटअप बना लो, फिर आगे बात करते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन निकला, क्या क्या इससे निष्कर्ष निकला। एक बार आप लोग ये बना लो, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। आपने बच्चों ये सब स्कूल में पढ़ा होगा।
बना लिया होगा आपने, ठीक है बच्चों, बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या ध्यान से देखो। अब देखो इसके क्या निष्कर्ष निकले, जरा ध्यान से देखना। तो जैसे कि मान लो ये गोल्ड फॉयल था ना, उसमें गोल्ड का एटम होगा, गोल्ड का क्या होगा, एटम होगा। और बच्चों जब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है ना, अल्फा पार्टिकल, जरा ध्यान से देखना। तो अगर अल्फा पार्टिकल आ रहा है ना, तो कुछ अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली एकदम सीधे ऐसे चले जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे चले जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे बीच से टकरा के ऐसे इस साइड आ जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने यह ऑब्जर्व किया ना, ये जो हमारे पास एटम है ना, इसका कुछ भाग एकदम खोखला है, साइड साइड वाला भाग क्या एकदम खोखला है। तो लिखा हुआ मस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड, यानी बिना डिफ्लेक्शन के साथ ही सीधा चले गए। अब देखो जो हमारे पास बीच में कुछ ना कुछ इसके है, तभी इससे टकरा के कुछ पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। लिखा हुआ है फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, यानी कि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे हैं जो सेम लाइन पे वापस आ जा रहा है। ये था बच्चों रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन में क्या था कि हमारे पास ऐसे अल्फा पार्टिकल का जब उन्होंने बम्बार्टमेंट किया, तो कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल ऐसे डायरेक्टली एटम के ऊपर से चले गए, कुछ ऐसे अल्फा। बच्चों मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बताओ आप लोग, मेरी आवाज आ रही है? 1 मिनट रुक जाओ आप लोग थोड़ा सा, आवाज आ रही है आप लोग? 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। बच्चों आवाज आ रही है आप लोग को? बस 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। यस यस, 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। आई एम अनएबल टू शेयर माय स्क्रीन। unable to share my screen. Share my screen.
अभी ये बताओ स्क्रीन विजिबल है कि आप सभी को? विजिबल आप सभी को? तो ये ऐसे इनका ऑब्जर्वेशन था। तो बच्चों ये आप लोग, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉपी पे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते लिख लो, लिख लो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, लिख लो आप। बताओ। वही साथ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बच्चों यही है ना कि एटम है, और एटम के पास बहुत सारा इम्पटी स्पेस। ये पूरा स्पेस क्या है? खाली है, इम्पटी स्पेस। एटम है पॉजिटिव चार्ज इंटिटी। बच्चों एटम के बीच में ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इंटिटी इज प्रेजेंट एज डेंस मास एट द सेंटर। बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना बहुत ही ज्यादा डेंस में है, और क्या है, यह एकदम सेंटर में है। डेंस मास इज वेरी स्मॉल इज नोन एज न्यूक्लियस। तो बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और जो डेंस मास है उसी को क्या बोल दिया गया कि वह न्यूक्लियस है, और यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो आप बताओ न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया था। तो अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे अगर हमारे पास पूरे एटम की साइज की बात करूं ना, तो पूरे एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। और बच्चों केवल मैं से न्यूक्लियस की बात कर 15 मीटर। ये आप लोग लिख लेना क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ये आप लोग लिख लेना क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ये आप लोग पूरा कंक्लूजन और ड्रॉबैक लिख लो। कंक्लूजन लिख लो आप लोग। लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने। लिख लिया? एक बार थम्स अप करो, लिख लिया तो। तो देखो बच्चों इसके क्या, इसके ड्रॉबैक भी हैं। देखो जरा ध्यान से। चार्ज मास लोकेटेड इन सेंटर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बच्चों जो, और इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। बीच वाले को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और जहां बोलते हैं फोर्स। इसमें ये बताओ अंदर वाला पॉजिटिव है, बाहर है, तो कौन की वजह से दोनों से जुड़े होते हैं? तो बच्चों से क्या होते हैं? दोनों आपस में जुड़े होते हैं, हेल्ड टुगेदर। और बच्चों इसके लिमिटेशंस क्या है? तो बच्चों इसके लिमिटेशंस ये है ना कि यह इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है, तो घूमते घूमते इसकी एनर्जी कम हो गई और वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए, घूमते गिर नहीं क्या, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया। इसके स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता पाए रदरफोर्ड ने। तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक थे। तो आप लोग ये ड्रॉबैक वगैरह या फिर लिमिटेशंस इसी को बोलते हैं, ये आप लोग लिख लो। लिख लो आप लोग इसको, लिमिटेशंस वगैरह लिख लो।
ये आप लोग लिख लो इतना। क्या हैंड रेज करो, ऐसे थम्स अप करो, समझ आ रहा है तो। लिख लिया आप लोगों ने? अब मजेदार चीज आता है, जरा ध्यान से देखना। देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ, जरा देखो। हम किसी भी एटम को ना, जैसे कि मान लो एक्स से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से। तो जो इसके ऊपर होता है उसको बोलते हैं ए, और इस साइड क्या लिखते हैं? जेड लिखते हैं। ऊपर ए लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? जेड लिखते हैं। बच्चों जो ए है ना उसको बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर। और बच्चों जो जेड है ना इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें जितना भी एटॉमिक नंबर होगा, जितना भी एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का, उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग पी से दिखा लो, और यही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इतना ही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसको बच्चों ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों मास नंबर। मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और बच्चों जो ये है ना वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इन दोनों के ऐड को क्या बोलते हैं? इन दोनों के ऐड को बोलते हैं बच्चों मास नंबर। तो एक बार ये आप लोग, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब बराबर होते हैं। लेकिन जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और बच्चों आपको पता है तो जो पूरा मास होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में ही होता है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शायद आप लोग लिख लिए होगे। अगर आप लोग लिख लिए होगे तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, अगर आप लोग लिख लिए हो तो। फिर उसके बाद बात करते हैं हम आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। अच्छा नहीं लिखा? एक बार रुक जाओ। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, ये लिख लो एक बार, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्या होगा? अब देखो इसमें मैं क्या बताता हूँ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एटॉमिक मास होता है 27। इसका मतलब क्या? आंसर देखना, ये जो 27 में लिखा हूं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास नंबर। क्या बोलेंगे? मास। बच्चों जो हमारे पास 13 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब देखो इसके डिटेल्स के बारे में जाता हूँ। डिटेल्स के बारे में जाऊंगा तो एटॉमिक नंबर कितना होगा इसमें? एटॉमिक नंबर आपके सामने लिखा हो 13, और इतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं मास नंबर का। मास नंबर कितना दिया हुआ? 27। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। आप बताओ बच्चों, प्रोटॉन आपको पता है 13, और न्यूट्रॉन आपको पता है क्या? नहीं पता है। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है क्या? अगर सबको क्लियर है तो आप लोग लिख लो इसको। अगर सबको क्लियर है तो आप लोग लिख लो इसको।
अगर आप सबको क्लियर है तो लिख लो आप लोग इसको। अगर आप सबको क्लियर है तो आप लोग लिख लो इसको। लिमिटेशंस नहीं लिखा? एक मिनट बाद मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो लिमिटेशंस, लिख लो आप, लिमिटेशंस लिख लो। लिख लिया शायद, लिमिटेशंस लिख लिया बच्चों, लिमिटेशंस लिख लिया आपने? लिख लो, लिख लो जल्दी। लिमिटेशंस आप लोग लिख लो। आई होप लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं इन सबको बताऊंगा, सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चंस का आंसर बताओ, फटाफट बताओ ये क्वेश्चंस का आंसर। कितना आया बच्चों? 33। थर्टी थ्री आया। चलो अभी मैं आइसो आइसो बार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये सब मैं बता दूंगा। आइसो न्यूट्रॉनिक का मतलब देखो, हमारे पास टू मॉलिक्यूल है ए और बी, ये दोनों के दोनों क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक है। कहने का मतलब जितना ए में न्यूट्रॉन है उतना ही न्यूट्रॉन किस में है, बी में है। अगर इसका एटॉमिक मास 76 है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका एटॉमिक मास कितना है बच्चों, 77 है। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब बच्चों दिया हुआ है जो हमारे पास ए वाला है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है। अब ये बताओ बच्चों, एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी पी का मतलब कितना, तो एन का मतलब कितना होगा, 76 माइनस 32। बच्चों 76 माइनस 32 कितना होता है जरा बताओ, 4। 4। तो बच्चों न्यूट्रॉन का पहले वाले में पुट कर दे रहे हैं, तो पहले वाले में बच्चों पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 77 माइनस पी, यानी पी का मतलब यहाँ पे एन, सॉरी एन, हमें एन निकालना है ना, पी तो पी निकालना है, एन हमारे पास आ गया 77 माइनस 44 कितना आएगा, 33 आएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ये नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो आप लोग। ठीक, कि जो बच्चे मतलब अगले क्लास में आपको बता दूंगा, क्लास में आपको बता दूंगा बाकी जो बता दूंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी बचा रहेगा, तो आपने क्वेश्चन कर सबका ही 33 आ गया।
बच्चों फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय ऑल ऑफ यू।